इंग्लिश गुरु चैनल में सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए इंग्लिश का नहीं बल्कि सोशल साइंस का यानी सामाजिक अध्ययन का राजनीतिक और सामाजिक जीवन कक्षा 7 के लिए जो पुस्तक लगाई गई है NCERT की, उसमें से पहला चैप्टर ले रहे हैं समानता। समानता शब्द बच्चों आपने कई बार सुना होगा। समानता का अर्थ है कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों का एक समान होना। तो इस अध्याय में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग जो हैं, स्टार्टिंग में आपको पहली पिक्चर जो नज़र आ रही है ये सभी लोग एक लाइन में खड़े हैं। तो ये लोग लाइन में क्यों खड़े हैं, ये यहाँ दिया गया है कि चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसी लाइन में आप देखिए, छोटे लाल किसान हैं, मंजीत कौर हैं जो शिक्षिका है, तेजा सिंह जो एक व्यापारी हैं, गिरीश राव एक छात्र हैं, कांता देवी ये घरेलू कामगार हैं, लोगों के घरों में काम करती हैं, और सुजाता कुमारी ये भी घरेलू कामगार हैं। तो ये सब लाइन में खड़े हैं और इन्हें इंतज़ार है कि इनकी बारी आए और ये अपना वोट कास्ट करें, वोट अपना दें। अब ये दोनों आपस में बात कर रही हैं। तो ये कांता बोल रही है, कितनी अच्छी बात है ना सुजाता कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। तो सुजाता बोलती है कि हाँ बिल्कुल। तो इनकी बातचीत से मतलब ये लग रहा है, इन्हें खुशी हो रही है कि सब लोग एक समान एक लाइन में वोट देने के लिए खड़े हैं, इक्वल, किसी में कोई भेदभाव, कोई फ़र्क नहीं है। तो समानता, भारत एक लोकतंत्रीय देश है। लोकतंत्र देश वो होता है बेटा जिसमें लोगों को अपनी सरकार वोट द्वारा चुनने का अधिकार होता है, जिसमें 18 साल से ऊपर के जो नागरिक होते हैं वो सभी अपना बिना किसी भेदभाव के वोट दे सकते हैं। उनके साथ कि वो अलग जात का है, अलग धर्म का है, या अमीर है या गरीब है, इस बेस पर उनसे भेदभाव नहीं किया जा सकता और सबको वोट देने का अधिकार है। तो इसे बोलते हैं सार्वभौमिक मताधिकार। तो ये भारत में 18 वर्ष से ऊपर आयु के सभी व्यक्तियों को मताधिकार दिया गया है संविधान द्वारा। अब पढ़ते हैं समानता। भारत एक लोकतंत्रीय देश है। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे कि ये क्या है, लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है और भारत में सब समान हैं या नहीं। हम कांता की कहानी से ये चर्चा आरंभ करते हैं। अब आप देखिए, ये वोट डालने के लिए यहाँ पे कांता की बारी आ गई है। तो बोलती है, चल कांता अब तेरी बारी आ गई है। तो कांता सोच रही है कि मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया है। तो ये देखिए आगे और लाइन लगी हुई है। इसमें सबसे आगे खड़े हैं अब्दुल रहमान, ये कारीगर हैं, शबनम बानो ये गृहिणी हैं, ग्रेसी लेलेंग ये परामर्शदाता हैं, काउंसलर हैं, आइजैक लेलेंग ये सरकारी अधिकारी हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर, रुखसाना मिर्ज़ा हैं जो मीडिया कर्मी हैं, और योगराज हैं जो बेरोज़गार हैं, और अशोक जैन ये उद्योगपति हैं। अब कुछ देर के बाद जब उन्होंने वोट दे दिया, अब ये दोनों बात कर रही हैं। तो जैन साहब इनको बोल के जा रहे हैं, बाद में आना कांता। तो कांता बोलते हैं, जी नमस्ते साहब। अब ये दोनों आपस में बात कर रही हैं। गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर का काम कराऊं और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊं, क्योंकि ये लोगों के घरों में काम करती हैं दोनों, सुजाता और कांता। अब वो घर पर जब पहुंच गई हैं तो उनकी कांता की बेटी है वो बीमार पड़ी है। तो वो उसे बोल रहे हैं, ये पी ले, कुछ अच्छा लगेगा तुझे, और मैं जब शाम को लौटूंगी तो अपन अस्पताल चलेंगे, ठीक है। अब उसको वो ऐसे बोलकर कांता चल पड़ती है, क्योंकि उसे साहब के घर काम करने जाना है।
पर मन में वो सोचते हुए जा रही है कि गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा, इस बस्ती में तो कभी साफ़ सफाई होती ही नहीं है। तो बच्चों, इससे आपको ये चीज़ सीखने को मिली कि अगर आपके आसपास गंदगी होगी, साफ़ सफाई नहीं होगी, तो बीमारी का वो घर बन जाएगा और बच्चे के बड़े भी बार बार उससे बीमार हो सकते हैं। तो पहली चीज़ हमने ये नोट करनी है कि इससे हमें एक और उन्होंने मैसेज दिया है बुक में कि हमें अपने आसपास का वातावरण, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए ताकि वहाँ बीमारियों को फैलाने वाले जो कीटाणु हैं या जीवाणु हैं वो ना पनपें और लोग स्वस्थ रहें। आइए अब पढ़ते हैं आगे मताधिकार की समानता। अब आप देखिए, इस फोटो में दिखाया गया है कि कांता उनके घर में पहुंच गई है और काम कर रही है। तो जो अशोक जैन की वाइफ हैं वो उन्हें बोल रही कोनों को अच्छे से साफ़ करना, यानी उसको इंस्ट्रक्शन दे रही हैं। तो लोगों को ये काम करना पड़ता है। और फिर वो बोल रही कांता, ये ले तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत बना, समझी। तो कांता बोलती है, जी मैडम, नहीं बनाऊंगी। फिर उसी शाम को वो अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और उसे बोलती है, बस ज़रा सी देर और बेटी। और फिर सोचती है कि जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े रहे हों, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता। तो ये उसके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। तो उसको एक तरफ तो वो लग रहा था, वो सुबह खुश थी जब वोट डालने गई थी कि सारे लोग एक इक्वल हैं, लाइन में खड़े हैं, सब अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, कोई ऐसे नहीं कि कोई आगे चला गया, या समानता है, मतलब सब लोग कानून की नज़र में एक समान हैं। लेकिन उसके बाद उसके मन में शंका आ जाती है कि क्या वास्तव में कांता और अशोक जैन क्या वो समान हैं। तो इसके क्या कारण हैं, इसके सोचने के इसमें आपने 3 कारण सोचने हैं कि कांता के मन में समानता के बारे में ये शंका क्यों आई, और इसको हम बाद में थोड़ा डिस्कस भी करेंगे। पहले हम पढ़ते हैं समानता, मताधिकार की समानता। कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी। भारत जैसे एक लोकतंत्रीय देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हों या अमीर। इसे, जैसा कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है और यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि ये घोषित करता है कि देश का हर वयस्क, स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, हर एक को वोट देने का हक है, हर एक वोट का हकदार है। तो बच्चों, यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सबको समानता के अधिकार पर, समानता का अधिकार है और वोट देने का सबको अधिकार है, क्योंकि उसमें चाहे आप स्त्री हो, पुरुष हो, या आपकी कोई भी जाति हो, आप छोटे हो, मतलब गरीब हो, अमीर हो, आप सबको वोट देने का अधिकार है। और कांता भी अपना वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और वो ये देखकर बहुत खुश होती है कि वह अन्य सबके बराबर है, क्योंकि उन सबके पास भी एक ही वोट है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। अब उसे लग रहा है कि क्या वास्तव में वो औरों के बराबर है। वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी। आइए अब हम उसके जीवन की दिनचर्या देखते हैं। वह एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। अब वो कहाँ खड़ी है? अपनी बेटी को उसने डॉक्टर को दिखाना है, तो वहाँ लंबी लाइन है।
सरकारी अस्पताल के सामने लगी ये लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी। सुबह वो कहाँ लगी थी? वोट देने की लाइन में, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं। तो बच्चों यहाँ से उसके मन में, कांता के मन में शंका आ जाती है कि क्या सच में समानता है? क्या वो और उसका जो मालिक हैं अशोक जैन, क्या वो वास्तव में समान हैं? कानून की नज़र में वो समान है क्योंकि दोनों के पास एक एक वोट देने का हक है, तो वहाँ पे समानता है। लेकिन उनके और अशोक जैन जो उनका मालिक है, उनके जीवन स्तर में बहुत अंतर है। उसे लोगों के घर में काम करना पड़ता है और अगर वो काम नहीं करेगी तो वो अपने परिवार को पाल नहीं पाएगी। तो इस वजह से पहली शंका उसके मन में ये आ जाती है। बाकी उसमें 3 और का क्या कारण है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अन्य प्रकार की असमानताएं मतलब जहाँ इक्वालिटी नहीं है, जहाँ समानता एक समान लोगों का रहन सहन नहीं है, लोगों का धर्म अलग है। असमानता हम किस अर्थ में पढ़ रहे हैं? यहाँ हम आर्थिक आधार पर भी असमानता को देख रहे हैं। कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं। अब इसको आपने समझना है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आशय हम निम्नलिखित 2 कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित है, यानी कि ये सच्ची घटनाएं हैं, कहानी नहीं है, और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर ये प्रकाश डालती हैं। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद ये सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते, परंतु ज़रा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। तो ये देखिए, यहाँ इन्होंने एक विज्ञापन दिया है। इन्हें चाहिए कुर्मी क्षत्रिय 26/5-4 BSc माइक्रोबायो में, MSc बायोटेक, B.Ed असिस्टेंट प्रोफेसर प्राइवेट कॉलेज हेतु सजातीय वर चाहिए। यानी इतनी पढ़ी लिखी वो लड़की है, लेकिन क्या चाहिए इन्हें? ब्राह्मण, जिजोदिया बुंदेलखंडी ब्राह्मण, ध्रुव कौशल गोत्र 30/5.00, गौर वर्ण MA 3 विषयों में एवं अन्य डिप्लोमा कोर्स कन्या हेतु वर चाहिए, सर्व ब्राह्मण मान्य। दूसरा एक और है तोमा राजपूत, इसे भी पढ़िए, मैकेनिकल इंजीनियर, सुजलान पुणे हेतु सेवारत उच्च तकनीकी अर्हता प्राप्त राजपूत कन्या चाहिए। तीसरा है 23 इसकी उम्र है, 5 फुट 3 इंच इनका लंबाई बताई गई है, स्लिम है, गोरी, BE कंप्यूटर साइंस में है, छत्तीसगढ़ी अग्रवाल कन्या के लिए स्वजातीय मैचिंग वर चाहिए। स्वजातीय मतलब अपनी ही जाति का। तो अब आप देखिए, अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभवों के बारे में हम पढ़ते हैं। दलितों के बारे में आप पहले ही पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। पहली कहानी में हम पढ़ते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, 1950 में इनका जन्म हुआ, 2013 में मृत्यु। एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। अपनी आत्मकथा जूठन, इनकी लिखी हुई किताब है। आत्मकथा मतलब जिसमें उन्होंने अपनी कहानी उन्होंने लिखी है। में वे लिखते हैं, स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था
वह भी ज़मीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। जब वे कक्षा 4 में थे, प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा सिर अंट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाज़ों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही, और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए मास्टर, यो यहीं पढ़ेगा इसी मदरसे में, और यूँ ही नहीं, इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को। तो ये आप देख सकते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब जूठन का ये मुख्य पृष्ठ है, जिसमें उन्होंने एक दलित बालक के रूप में अपने बड़े होने के अनुभवों को प्रस्तुत किया है। अब आप ये सोचिए कि आपके विचार से ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उसके शिक्षक और सहपाठियों ने असमानता का व्यवहार क्यों किया। अपने आप को ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह रखते हुए 4 पंक्तियाँ लिखिए कि उक्त स्थिति में आप कैसा अनुभव करते। अब दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी, और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपत्ति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुने तो वह बहाने बनाने लगी कि वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपत्ति दोनों ही यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोस से मछली पकाने की गंध आ रही थी। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे, यही बहाना दोहराया गया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। अंसारी दंपत्ति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया, और अंत में लगभग 1 महीना ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। अब बच्चों, इन 2 कहानियों के आधार पर आपको ये सोचना है कि क्या ये समानता, मतलब ये लोकतंत्र की विशेषता है समानता, तो क्या यहाँ समानता है? क्या ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ समानता का व्यवहार किया गया, या अंसारी दंपत्ति को इस आधार पर मकान देने से मना किया गया कि वो मांसाहारी थे? क्या ये समानता का उदाहरण है? ये आप सोचिए। और अब हम पढ़ते हैं आगे, मानवीय गरिमा का मूल्य। अब तक आप समझ गए होंगे कि प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ, और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्य या निम्न वर्ग के। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। ये आपको समझना चाहिए। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है।
ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपत्ति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया। आहत मतलब उन्हें बहुत चोट पहुंचाई और उन्हें यह महसूस करवाया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं, उनसे कमतर हैं। कमतर मतलब उनसे कम हैं, नीचे हैं। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपत्ति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया। ओम प्रकाश और अंसारी दंपत्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। अब ये बच्चों ये देखिए, यदि आप अंसारी परिवार के एक सदस्य होते तो प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदलने के सुझाव का उत्तर किस प्रकार देते? इसका उत्तर हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, तब तक आप भी सोचिए। और अगला है, क्या आपको अपने जीवन की कोई ऐसी घटना याद है जब आपकी गरिमा को चोट पहुंची हो? आपको उस समय कैसा महसूस हुआ था? अब ये आगे एक पिक्चर के सीन दिए गए हैं। ये 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। तो ये गरिमा का मतलब है कि उसके काम में कोई उसे नहीं लगता कि वो कोई गलत काम कर रहा है, उसके काम का भी उतना ही सम्मान है जितना किसी और व्यक्ति के काम का होता है। तो उसे उसकी कीमत हाथ पर दी जानी चाहिए, ना कि फेंक कर। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं। कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है, यानी कि भारतीय संविधान हम सब व्यक्तियों को एक समान होने का अधिकार देता है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। यानी कानून की नज़र में सब बराबर हैं, चाहे वो किसी के घर में काम करने वाली कांता हो या फिर वो देश का राष्ट्रपति हो। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। और चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। अस्पृश्यता मतलब कि इसे छूना नहीं है, ये नीच जात का है, इसको छूने से हम भी छोटे हो जाएंगे। इसे उन्मूलन मतलब उसे खत्म कर दिया गया है। अब आप किसी से छुआछूत जैसा भेदभाव नहीं कर सकते। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला, कानून के द्वारा और दूसरा, सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। यानी ऐसे कानून बनाए गए हैं जो आपको अधिकार देते हैं कि आपके साथ समानता का व्यवहार हो। कानून के साथ साथ सरकार ने
उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की गई हैं। ये योजनाएं ये सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, जिसे आप मिड डे मील स्कीम के नाम से जानते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। तो इससे एक तो फ़ायदा ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है। जातिगत पूर्वाग्रह मतलब जाति के आधार पर पहले लोग डिसाइड कर लेते थे कि इसके साथ मैंने नहीं बैठना है, इसके साथ मैं बैठ के खाना नहीं खाऊंगा, वो भी कम हो गया है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। ये इसलिए किया गया है ताकि लोगों के मन में जो भेदभाव की भावना है वो खत्म हो सके, खत्म नहीं तो कम से कम हो सके। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं, उन स्कूलों से बहुत अलग हैं जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगें कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। अब आप ये देखिए, ये हमारे B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता हैं। ये लिखते हैं, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। नगण्य मतलब जिसकी कोई गिनती नहीं है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा।
किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। ये B.R. अम्बेडकर के थॉट हैं। अब हम पढ़ते हैं अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे, यानी कि सिर्फ भारत देश की बात नहीं कर रहे हैं, और जो कंट्रीज़ हैं और देश हैं जहाँ लोकतंत्र है, क्या वहाँ भी समानता या असमानता के मुद्दे होते हैं। बच्चों, आपको लग रहा होगा कि क्या हमारे ही देश में असमानता है या और देशों में भी। तो अब हम पढ़ते हैं कि अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे या असमानता के मुद्दे कैसे वहाँ लोग जो हैं उसको मतलब देखते हैं, कैसे वहाँ पे भी लोगों के साथ क्या भेदभाव होता है। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहाँ असमानता का अस्तित्व है और जहाँ समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो ये है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं, यानी कि उनके साथ भी भेदभाव होता है क्योंकि वो अफ्रीका से आए थे और उनके पूर्वज उस समय गुलाम होते थे। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। तो ये भेदभाव था। देखिए ये बस है, यहाँ पे एक ये महिला और ये पुरुष नज़र आ रहे हैं आपको। तो देखिए पढ़ते हैं, रोज़ा पार्क्स 1913 से 2005 एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। ये दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन यानी सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया, यानी उसे खत्म कर दिया। ये बोल दिया गया कि अब आप भेदभाव नहीं करेंगे। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। तो यानी कि वहां पर भी अभी असमानता है। अब हम पढ़ेंगे अपने संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश, जो हमें ये बताते हैं कि हमारे देश में समानता है या नहीं है, या आपने किसी से भेदभाव करना है या आप नहीं कर सकते हैं। तो पहला है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि आप इस आधार पर कि वो किसी और धर्म का है, किसी और वंश का है, जाति या लिंग का है, या उसका जन्म स्थान कहीं और है, आप इस आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। पहला है राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। दूसरा, कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर क दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या ख पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व
निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा, यानी कि वहाँ पर वो जब चाहें जा सकते हैं। कुओं का, तालाबों का, स्नान घाटों का, सड़कों का, सबका उपयोग बिना भेदभाव के कर सकते हैं। ये संविधान ने लोगों को समानता के अधिकार के रूप में लोगों को ये अधिकार दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, लोकतंत्र के सामने क्या चुनौती है। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर। अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर डिस्कस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो प्रश्न जो पाठ के दौरान आए थे, जो आपके अभ्यास के प्रश्नों से अलग हैं। जैसे पहला आया था, आपके विचार से समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या पर्याप्त कारण हैं? उपरोक्त कहानी के आधार पर उसके ऐसा सोचने के 3 कारण बताइए। ये आपके पेज नंबर 6 का प्रश्न है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, कांता के समानता के बारे में शंका करने के 3 कारण। नंबर 1, कांता एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। यह एक आर्थिक विषमता का सूचक है, यानी उसके आसपास का इलाका साफ नहीं है। जैसी परिस्थितियों में उसे रहना चाहिए वो उन्हें वैसी समानता नहीं मिल रही है। अमीर लोगों के पास साफ़ सुथरा पॉश इलाका होता है, उनके घर बड़े बड़े होते हैं, लेकिन कांता झोपड़पट्टी में रहती है। तो पहला जो शंका का कारण है वो ये है। दूसरा, उसे अपने काम में एक भी छुट्टी नहीं मिलती, जबकि निगमित उद्यम में काम करने वाले लोगों को कई कई छुट्टियां मिलती हैं। ये असमानता है। तीसरा, उसे अपने बच्चों का इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पताल में लंबी लाइन लगानी पड़ती है, जबकि संपन्न लोग निजी अस्पतालों में अपने बच्चों का इलाज कराते हैं, जिसमें उन्हें लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता। दूसरा, आपके पेज 8 पर प्रश्न था, आपके विचार से ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उसके शिक्षक और सहपाठियों ने असमानता का व्यवहार क्यों किया था? अपने आप को ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह रखते हुए 4 पंक्तियां लिखें कि उक्त स्थिति में आप कैसा अनुभव करते। तो इसके उत्तर में, हमारे समाज में सामाजिक असमानता और आर्थिक असमानता कायम है। सामाजिक असमानता के तहत जातीय आधार पर भेदभाव किए जाते हैं और इसी आधार पर ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उसके शिक्षक और सहपाठियों ने असमानता का व्यवहार किया। यदि हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह होते तो हमें ये अनुभव होता। नंबर 1, सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ असंतोष पैदा होता मन में। जातीय आधार पर भेदभाव को हम गलत मानते, अपने आप को सम्मानित महसूस नहीं करते। और चौथा, हमारे मन में कुंठा और गलानी, यानी कि हम अपने आप को हमारे अंदर हीन भावना आ जाती कि हम दूसरों से कम हैं या हमें सम्मान नहीं दिया जाता। तीसरा प्रश्न आपके पेज 8 पर ही था, आपके विचार से अंसारी दंपत्ति के साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया जा रहा था? यदि आप अंसारी दंपत्ति की जगह होते और आपको रहने के लिए इस कारण जगह न मिलती क्योंकि कुछ पड़ोसी आपके धर्म के कारण आपके पास नहीं रहना चाहते, तो आप क्या करते? इसमें लिखेंगे, हमारे देश में कई तरह की विविधता है। इन विविधताओं में जाति, भाषा, धर्म, लिंग, क्षेत्र और संस्कृति प्रमुख हैं। इन विविधताओं के कारण, विविधता मतलब अलग अलग तरह का होना, कई तरह के लोग हैं, कई जातियां हैं, कई भाषाएं हैं, इन सबको जो एक जैसा ना हो, अनेक प्रकार का हो, उसे विविधता बोलते हैं। तो इन विविधताओं के कारण देश में कुछ लोग एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। इस भेदभाव का मुख्य कारण संकीर्ण मानसिकता, यानी कि उनकी जो मेंटल सोच है, जो दिमागी तौर पे वो बहुत ऊंचा नहीं सोच पाते, संकीर्ण है, यानी कि वो बहुत उनकी जो रूढ़िवादी सोच है वो उससे ऊपर नहीं उठते और भेदभाव को ही मतलब अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लेते कि हमें लोगों को तुच्छ समझने का अधिकार प्राप्त है।
तो और दूसरा है शिक्षा का अभाव, कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं और अनपढ़ लोग जो हैं वो ज़्यादा इस तरह की बातें करते थे। यदि हम अंसारी दंपत्ति की जगह होते और हमें रहने के लिए इस कारण जगह नहीं मिलती क्योंकि कुछ पड़ोसी हमारे धर्म के कारण हमारे पास नहीं रहना चाहते हैं, तो हम निम्न गतिविधि को करते। हम अपने पड़ोसी को समझाने का प्रयास करते, अपने मकान मालिक को उनके अनुकूल रहने का भरोसा दिलाते और हम अपने अच्छे विचारों को उनके सामने रखते कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचे या पड़ोसियों को कोई परेशानी हो, तो हम ऐसा शायद करते। अगला प्रश्न पेज नंबर 9 पर था। यदि आप अंसारी परिवार के एक सदस्य होते तो प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदलने के सुझाव का उत्तर किस प्रकार देते? तो इसके उत्तर में आप कई तरह से अपने जवाब दे सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है वो ये है कि यदि हम अंसारी परिवार के एक सदस्य होते तो प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदलने के सुझाव का उत्तर निम्न प्रकार से देते। नंबर 1, प्रॉपर्टी डीलर को हम ये बतलाते कि हम अपना नाम तो बदल सकते हैं, लेकिन मिलने वाले रिश्तेदारों का नाम कैसे बदलेंगे और कितनों का बदलेंगे। दूसरा, नाम बदलने के बाद अपने मज़हब के पर्व त्यौहार, नमाज पढ़ना और रीति रिवाजों को कैसे छोड़ सकते हैं। तीसरा, नाम बदलने से हमेशा जो मन में डर बना रहेगा कि कहीं मकान मालिक और पड़ोसी को हमारे धर्म के बारे में पता ना चल जाए। और चौथा ये है कि बच्चों कहाँ तक भागेंगे और किस किस से भागेंगे। तो इस चीज़ को मतलब अपने धर्म को छोड़ देना कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो अगला प्रश्न था आपको पेज 9 पर ही था। क्या आपको अपने जीवन की ऐसी कोई घटना याद है जब आपकी गरिमा को चोट पहुंची हो? आपको उस समय कैसा महसूस हुआ था, ये आप अपने आप लिख सकते हैं। छठा है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है? क्या आप इस कार्यक्रम के 3 लाभ बता सकते हैं? आपके विचार से ये कार्यक्रम किस प्रकार समानता की भावना बढ़ा सकता है? इसमें आप लिखेंगे, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। अब इसके 3 लाभ लिखेंगे। दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। दूसरा, इस कार्यक्रम के पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस लौटते ही नहीं थे, परंतु इस कार्यक्रम के बाद उनकी दोपहर की उपस्थिति में सुधार आया है। तीसरा, वे माताएं जिन्हें अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने के लिए घर पर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। तो ये आप लिख देंगे। और फिर है, अपने क्षेत्र में लागू की गई किसी एक सरकारी योजना के बारे में पता लगाइए। इस योजना में क्या किया जाता है, यह किसके लाभ के लिए बनाई गई है। यह आपके पेज नंबर 11 का प्रश्न है। तो इसमें आप लिख सकते हैं, हमारे क्षेत्र दिल्ली में, ये दिल्ली का बता रहे हैं, आप अपने हिमाचल का बता सकते हैं या जहाँ के भी आप निवासी हैं उधर का जो किसी भी योजना के बारे में आप लिख सकते हैं। दिल्ली वालों ने लिखा है कि हमारे क्षेत्र दिल्ली में सरकार द्वारा छात्रों को स्कूल ड्रेस के लिए पैसे दिए जाते हैं। ये अब सभी राज्यों में दिए जा रहे हैं। यह रकम कक्षा के अनुसार अलग अलग दिए जाते हैं। बिहार राज्य में स्कूल ड्रेस के लिए और साइकिल के लिए छात्राओं को पैसे दिए जाते हैं। दिल्ली में लाडली योजना के तहत लड़कियों की शादी के लिए कुछ रकम दी जाती है। इस योजना द्वारा दिए जाने वाली अधिकतम राशि 1 लाख रुपए है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लड़कियों के लिए योजनाएं लागू की हैं। इन राज्यों के अतिरिक्त भी कई राज्यों में विभिन्न योजनाएं लागू की गई हैं। तो हिमाचल में कौन सी योजनाएं लागू की गई हैं, ये आप पता लगाएं और उसको लिखें अपने इस उत्तर में। अब अगले जो प्रश्न हैं वो आपके पाठ्य पुस्तक से हैं। लोकतंत्र में सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? ये हमने 3 कारण लिखने हैं। पहला, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। दूसरा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का प्रत्येक वयस्क, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी हो, वो एक वोट का हकदार है। और तीसरा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से भारत के प्रत्येक नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करते हैं। तो ये 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने लिख देने हैं।
फिर ये है बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा, उसे पुनः पढ़िए और ऐसे 2 तरीके बताइए जिनसे ये अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। तो ये पहला आप लिखेंगे जो उसमें दिए गए हैं, वहीं से आपने लिखने हैं कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। और दूसरा लिखेंगे कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी व्यक्ति को दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश करने से वंचित नहीं कर सकता। पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से निर्मित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। थर्ड क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपत्ति के अनुभव से किस प्रकार मिलता था? तो ये लिखेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपत्ति का अनुभव निम्न रूप से समान था। पहला, ओम प्रकाश वाल्मीकि को समाज के अन्य उच्च वर्गों के छात्रों से अलग फर्श पर बैठना पड़ता था और शिक्षकों के द्वारा भी उससे झाड़ू लगवाया जाता था। उसी तरह अंसारी दंपत्ति को भी लोग अपने मकान में कमरा नहीं देना चाहते थे। दूसरी जो आप समानता बताएंगे उन दोनों के अनुभवों में वो ये कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत कारणों से किया गया था कि वो नीच जात का था, जबकि अंसारी दंपत्ति के साथ असमानता का व्यवहार धार्मिक कारणों से किया गया कि उनका धर्म अलग था। फोर्थ क्वेश्चन, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं, इस कथन से आप क्या समझते हैं? आपके विचार से ये लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसमें आप लिखेंगे कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वे भारत का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का हो या एक सामान्य नागरिक का। सभी को एक तरह के अपराध के लिए एक ही तरह के दंड देने का प्रावधान है। और दूसरा, कानून किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग, वंश, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करता। कानून के समक्ष भारत के सभी नागरिक एक समान हैं। हमारे विचार से कानून के समक्ष समानता से लोगों में ये संदेश जाता है कि देश में किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है और हम कानून के समक्ष सामान्य जनता का भी वही महत्व है जो एक बड़े पद पर बैठे व्यक्ति का। इससे लोकतंत्र काफ़ी मजबूत होता है। पांचवा प्रश्न है, भारत सरकार ने 1995 में विकलांगता अधिनियम स्वीकृत किया था। यह कानून कहता है कि विकलांग व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त हैं और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूल की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाए जाने चाहिए जिससे वहाँ विकलांगों के लिए पहुँचना सरल हो। तो ये देखिए फोटो, चित्र को देखिए और उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसे सीढ़ियों से नीचे लाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस स्थिति में विकलांगता का कानून लागू किया जा रहा है? वह भवन में आसानी से आ जा सके उसके लिए क्या करना आवश्यक है? उसे उठाकर सीढ़ियों से उतारा जाना उसके सम्मान और उसकी सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है? तो बच्चों, उपरोक्त चित्र में विकलांगता कानून का पालन नहीं किया जा रहा है क्योंकि भवन में ढलान नहीं बना हुआ है, इसलिए बच्चे को सीढ़ियों के माध्यम से लाया जा रहा है। दूसरा, विकलांग व्यक्ति के लिए आसानी से भवन में आने जाने के लिए सीढ़ियों के स्थान पर ढलान का निर्माण किया जाना चाहिए था। तीसरा, उसे सीढ़ियों से उठाकर लाने और ले जाने से उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। वह अपने आप को अक्षम मानने लगता है कि मैं सक्षम नहीं हूँ, जिससे उसका आत्मबल कमज़ोर होगा और उसे बार बार सीढ़ियों से चढ़ाने और उतारने से दुर्घटना हो सकती है जिससे उसे शारीरिक चोट भी पहुंच सकती है। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर समानता। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न उत्तर भी समझ में आ गए होंगे और लेसन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। इंग्लिश गुरु नाम से चैनल है। और अगर आपको इसमें कुछ भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके सुझाव और आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। अपना ध्यान रखें, खूब पढ़ें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।